दादाजी वगैरह से सुनी थी कि एक बार इंदिरा गांधी गई थी जयपुर से, वो ट्रकों में भर के सोना और चांदी हीरे जवाहरात ले आई थी, वहां पे इतना था इन लोगों के पास। आप देखिए कितने टाइम पहले से, कभी हमने ये तो नहीं सुना कैश पड़ा था उनके पास। हम वी ऑलवेज यूज टू हियर कि सोना चांदी हीरे जवाहरात। उन लोगों को भी पता था कि भैया ये चीज बढ़ने वाली है, कैश रख के क्या फायदा, सोने के सिक्के रखो। सर आपने कैश की बात छेड़ी, मुझे अभी अभी याद आया, हाल के दिनों में अप्रैल में पता ये चला कि देश में 61,000 करोड़ रुपए लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया। लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया। ये कैश को लेकर के क्या कुछ अंदर अंदर चल रहा है? पहला तो ये, क्या ये कैश विड्रॉल किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कोई खतरनाक इशारा हो रहा है, या फिर लोगों में डर ये है कि अपने कैश हम किसी भी तरह से बचा करके रख लें और कैश इन हैंड हम रख लें और और कुछ बहुत बड़ा कोहराम आने वाला है, कोई बहुत बड़ा भूचाला। क्योंकि हमने कैश की बात की ना, इसीलिए मुझे याद आया ये कि ये है क्या सर? अज्ञानता का दूसरा नाम है मासेस में भूकंप मचना। हाँ। और वो भी इंस्टाग्राम रील्स के जरिए, मैं बताता हूं यूट्यूब शॉर्ट्स के मोदी जी ने कहा वी विल हैव डिकेड ऑफ क्राइसिस। हाँ। उन्होंने क्या कहा, लोगों ने उसका मतलब ही नहीं समझा। डिकेड ऑफ क्राइसिस मतलब ये जो पिछले 10 साल जो हमें 20 से 30 तक का है, इसमें कोविड भी आ गया, ये रशिया यूक्रेन भी देख लिया, ये भी देख लिया, ऑयल संकट भी देख लिया, बीमारी भी देख ली, अब ये 2-4 साल रह गए, तो ये डिकेड ये है जो 2020 से लगभग 20 से अब तक। हाँ। लोग सोच रहे हैं यहाँ से आने वाले 10 साल पहले, तो भाई उसको समझ लो डिकेड ऑफ क्राइसिस। दूसरी चीज, आज आप चाहे पैसा घर ले आओ या बैंक में छोड़ दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा देखो साहब, सीधी सी बात है, अगर आपका बैंक फेल हो गया, यही तो आपको डर है, तो हम इतनी बड़ी देश में अब हमारे पास मुट्ठी भर बैंक रहेंगे। पहले होते थे बहुत सारे, अब ये मर्ज करके सारे बड़े बैंक बन गए हैं। मैं सहकारी बैंकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन SBI, HDFC, एक्सिस, इंडसइंड, ये वो जितने भी बैंक हैं, दोस्तों याद करिए आप लोग, येस बैंक में सबसे अभी जो सब बड़े बैंक में जो एक कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, मैं घोटाला नहीं बोलूंगा, घोटाला एक थोड़ा सा डिमीनिंग सा वर्ड लगता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, उसको भी बचा लिया गया। सरकार ने पैसा बचा लिया। अभी HDFC भी हिला था, वो भी संभल गया। ठीक है, अगर किसी दिन ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि इन सब बड़े बड़े बैंकों में कोई बैंक फेल हो रहा है, तो मेरे घर का पैसा रखा भी, मेरे नोट जो है ना, वो कागज के टुकड़े रह जाएंगे। हाँ ठीक। आप इस चीज को समझ लीजिए। दूसरा, आज की तारीख में वी डोंट डू कैश ट्रांजैक्शंस। हाँ। मुझे राशिद याद है, आज से 15 साल पहले की बात करते हैं, यदि मुझे आपको 20,000 रुपए भी देने होते थे, तो उसकी प्रक्रिया मैं बताता हूँ, शायद आधे जेनजीज को तो ये पता भी नहीं है कि क्या तरीका था। सुबह हम उठते थे, एक चेक लिखते थे, चेक लेके हमारा प्रतिनिधि बैंक में जाता था, वो कहता था साहब इसका ड्राफ्ट बना दो, वो कहते थे जी शाम को आना, वो शाम को 4-5 बजे ड्राफ्ट लेके आता था। अगले दिन हम कुरियर करते थे, 3 दिन या 2 दिन बाद वो राशिद साहब को मिला, राशिद साहब अपने बैंक में गए, उसको उन्होंने डिपॉजिट किया, 3 दिन बाद इन्हें पैसा मिला। टोटल 7 से 8 दिन लग गए, इसमें बीच में सैटरडे संडे पड़ गए तो और 2 दिन आगे बढ़ गए। ठीक है जी, यही प्रोसेस था पैसे का। हाँ। और किसी को दिल्ली से बॉम्बे भेजना था तो 2 दिन कुरियर के और बढ़ा लीजिए। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग भाई साहब आई 14-15 में। उससे पहले क्या होता था, हमने अगर बॉम्बे ड्राफ्ट भेजा तो वो वापस आता था दिल्ली क्लियरिंग हाउस में, तब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग भी नहीं थी, तो इट यूज्ड टू टेक 7 to 8 more days। मेरे बैंक से पैसा आज निकल गया, राशिद को मिलेगा 12 से 15 दिन बाद। आज आपने यहाँ बटन दबाया, टन से पैसा वहां पहुंच गया। तो अब आपको कैश की जरूरत क्या? उस टाइम में लोगों को कैश की जरूरत होती थी, क्योंकि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन वाज कैश। सोना आप कैश पे लेते थे, घर का सारा सामान कैश पे लेते थे, क्योंकि ये डिजिटल प्रोसेस वाज नॉट इन रीच ऑफ एनीवन, था ही नहीं। आज हम लोग, हमारा सब्जी वाला तक तो डिजिटल पेमेंट ले रहा है। सब्जी वाला, दूर दराज, रिमोट लोकेशन का जो किसान तक भी है सर, मोची तक भी ले रहा है। अभी मैं शू पॉलिश कराने गया कैनाट प्लेस में, तो आई पेड 70 रुपीज बाय
पेटीएम ओनली। अच्छा, आप इसके जरिए ये भी बता रहे हैं कि अब आज की तारीख में तो मोची कैश को भी जरूरत अच्छे कहाँ है? अच्छे पैसे मिल रहे हैं। नहीं, कैश की जरूरत कहाँ है? हाँ। आज आप कौन सी ऐसी चीज है, आप गाड़ी में बैठते हैं, ओला उबर सब आप कैश में देते हैं, वो यूपीआई से देते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से देते हैं, सब जगह तो डिजिटल पेमेंट है। कहने का मतलब यह है कि आप भेड़चाल, एक खबर आ गई, आपने सोशल मीडिया पर देख लिया, तो उस भेड़चाल में मत पड़ जाइए कि दीपक वाधवा जी ने पैसे निकाले तो फिर राशिद हाशमी भी निकाल लें, राशिद हाशमी ने निकाले तो आप सर भी। रील की जगह रियल ज्ञान लो, रील को मत देखो। सर आप जैसे मिलते कम है ना। अच्छा, आप मैं आपका क्यों सब बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके पास केस स्टडीज होती हैं और ये केस स्टडीज इतनी रियलिस्टिक होती हैं सर। लास्ट टाइम भी मैं आपको बताऊं, इतना प्यार आपको मिला मेरे प्लेटफॉर्म पर। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। इसकी वजह क्या है कि मैं ना डॉक्टरेट हूँ, पहले तो आपको बता दूं, आई एम डॉक्टर दीपक वाधवा। शुड आई कॉल यू डॉक्टर नहीं, दीपक मैं वाधवा? कहता ही नहीं कि है हो, लेकिन मैंने ना पढ़ाई बहुत करी है। अच्छा, 12वीं तक तो सभी पढ़ते हैं, फिर हमने भाई साहब सो इम्प्रेसिव। अच्छा, बीएससी करी। बीएससी के बाद हमें लगा यार अब हमारा साइंस वाइंस पढ़ने का मन नहीं है, फिर हमने कॉमर्स करी। अच्छा। कॉमर्स करने के बाद हमारी फैक्ट्री जो थी वो साइंस की थी पूरी, क्योंकि हम केमिकल्स बनाते थे। अच्छा, तो सारे जितने रेयर अर्थ केमिकल्स, अब ये आजकल रेयर अर्थ लोगों को ने तो अब सुना है, मैं तो पैदा ही रेयर अर्थ के साथ हुआ था। अच्छा। जिरकोनियम, प्रिसेडियम, वेनेडियम और अपना क्रोमियम, जो हम मेंडलीव की टेबल में पढ़ते थे। ये सब केमिकल्स मेरे यहाँ होते थे। अच्छा। मैं इनको बेचता था, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, क्रोम, जरकन, आयरन, ये सब मेरे, मतलब मैं पैदा ही इनके बीच में हुआ, समझ लीजिए। अच्छा। ये मेरी केमिकल इंडस्ट्री से ही था और सारे मेरे पिताजी रेयर अर्थ्स के ही काम करते थे। और जितने भी आईयूएम होते हैं ना, ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। वेनेडियम, प्लेनेडियम, जिरकोनियम, इसके लिए तो स्पेशल लाइसेंस भी लेना पड़ता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। हाँ। तो ये सब में मैं पैदा पला बड़ा हूँ। तो मेरा फिर केमिकल का था, तो फिर मैंने केमिकल की पढ़ाई करी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे को पिताजी कहते थे तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे से कौन शादी करेगा, तू पढ़ लिख ले। पीएचडी किया आपने? तो फिर मैंने एमबीए करा। अच्छा। फिर अच्छा। हाँ। अच्छा। तो एमबीए फाइनेंस करा, फिर मैंने जाके पीएचडी करी। तो क्या है कि मेरा पढ़ा लिखा, मतलब हर चीज का मेरा शौक है कि मतलब अगर मैं किसी भी चीज को आपको बताऊं ना, तो मैं पूरी उसकी स्टडी करता हूं, या मैं जवाब ही नहीं देता, सब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जानता। तो इसीलिए मैं ना हर चीज को आपको एग्जांपल से क्यों समझाता हूं कि मैं उसकी पूरी इन डेप्थ स्टडी करके आता हूं। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी अगर कुछ बताता हूं तो मैं पहले उसका टेक्निकल देखता हूं, फिर उसका रीजन देखता हूं, फिर, और इसलिए मैं इतनी आसान भाषा में बता पाता हूं क्योंकि मैंने कुछ तो अपनी ही किताबें लिखी हैं, तो मैं वैसे ही थोड़ा ऑथर वाला मेरे अंदर कीड़ा है। अच्छा। फिर मैं क्योंकि 12-15 साल से स्टॉक मार्केट रेगुलर कर रहा हूं, इन एंड आउट, तो चार्ट देखना, ये करना, इकोनॉमी को समझना। अब देखिए मेरा क्या है, डॉक्टरेट हूं, तो मैं इकोनॉमी को भी समझता हूं, मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं हूं। मैं इसीलिए शुरू में ही मैंने बता दिया था, और मैं आपको एक इकोनॉमिस्ट भी मानता हूँ, अर्थशास्त्री भी मैं मानता अपने आप को कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ। डॉक्टर दीपक वाधवा से अगला क्वेश्चन ये है। मैं सिर्फ अपने आप को ये मानता हूँ कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये आपका बड़प्पन है सर। नहीं, बड़प्पन की बात नहीं है, आपका कद बहुत बड़ा है। सर और देखो, आप सीधी सी बात है, आप जब तक ये सोचेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है तो आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। और आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता तो मैं आपसे शायद कुछ टेक अवे करके जाऊं। मैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर दीपक वाधवा से मेरा सवाल है, और अरे नहीं साहब, नहीं, दीपक वाधवा ही कहिए आप। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देश में एक तबका ऐसा है जो ये समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वाकई में, उनकी नीयत, इंटेंट और संकल्प है देश की इकोनॉमी को ठीक रखना, देश को अच्छे से चलाना, इसमें कोई दो राय सर है ही नहीं। मैं भी इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन देश का एक तबका ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सपोर्ट करते हैं दीपक वाधवा जी, और दीपक वाधवा जी एक बात हमारी नहीं समझ पाते। पीएम ने कहा 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदो। अब सवाल बड़ा ये है कि मुझे अपनी बहन बेटी की शादी करनी है, तो क्या मैं सोना चांदी ना खरीदूं? एक ऐसा वक्त आ गया जब सोना ऑल टाइम हाई 1,80,000 से भी ऊपर चला गया था, आज इतना नीचे आ गया। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, अगर हम मिडिल क्लास के हैं तो थोड़े से पैसे अगर लगा करके, इन्वेस्ट करके अगर हमें रिटर्न मिल जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? और प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते और दीपक जी भी ये नहीं चाहते, उन्हें क्या जवाब देंगे आप?
देखो साहब, जिसको सोना खरीदना है, हाँ। मैं उससे सिंपल एक बात कहता हूँ, देश पहले है हाँ। या मेरे घर का फंक्शन पहले है? देश, ऑब्वियसली। अगर आपके पास आप ऐसे तराजू ले लो साहब, एक तरफ देश को तोल लो और एक तरफ अपनी प्रायोरिटीज को तोल लो। हाँ। यदि आपको जवाब मिले कि आपका बहन बेटी या जो भी आपका वो घर में उपलक्ष्य है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो साहब आप वैसे कर लो, मत सुनो प्रधानमंत्री की बात। अगर आप सुन लोगे, देखिए क्या होता है, बूंद बूंद करके सागर बनता है। आज मान लो मैं सोना लेने जाऊं तो 10-15 लाख का लूंगा, आप लेने जाएं, ये लेने जाए, ऐसे पता लगा 5,000 आदमी लेने गए, कोई बात नहीं, आप इधर सोना खरीद लो, तेल के दे देना 150 रुपए। फिर मत कहना प्राइम मिनिस्टर से कि भाई 5 रुपए, अभी तो उन्होंने 3 रुपए बढ़ाए, फिर 90 पैसे बढ़ाए, फिर आज 90 पैसे बढ़ाए। भाई बढ़ेंगे 30 रुपए, देना ना सब, खरीदो सोना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने भी ये थोड़ी कहा कि कल से दोस्तों सोना नहीं मिलेगा, उन्होंने तो रिक्वेस्ट की है, भाई मान जाओ, नहीं मानोगे तो अगली बार डंडा लगाएं, क्या दिक्कत है, लो ना साहब। मैं बिल्कुल साफ है मेरा स्टैंड, जो आदमी हाथ जोड़ के माने, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली, जो नहीं मानेगा तो भाई साहब सारी दुनिया वो गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा। जब बजट हिल जाएगा ना, तो घर के सोने वैसे ही लोगों के बिक जाएंगे। मुझे गोल्ड से एक और, अगर असेट क्लास के तौर पर भी देखते हैं हम, तो मुझे गोल्ड से एक और भी अजीब सी शिकायत है, शिकायत कह लीजिए या डाउट कह लीजिए। एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब भारत के प्रधानमंत्री देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए, बचाने नहीं बोलूंगा, बड़ा वर्ड हो जाता है, संभालने के लिए अगर इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर आप देखें देश में अब कैश ट्रांजैक्शन जैसी कोई एक पैरेलल इकोनॉमी नहीं ही चल रही है। लेकिन सोने में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए सर जाते हैं ना, तो वहां पर ज्वेलर भी ये कहता है कि 1,99,999 रुपए, मैं रिपीट करूंगा, 1,99,999 रुपए आप कैश दे सकते हैं, और इसमें आपको बहुत अपने डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं देने होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फोन नंबर देना होगा। आपको लगता नहीं कि इस पर भी थोड़ा सा लगाम लगनी जरूरी है? देखिए क्या होता है, आप एक, क्योंकि इससे तो कैश भी फ्लो। मैं बताता हूँ। हम राशिद भाई देखिए एक ऐसे समाज में हैं कि हमें लगता है कि हर आदमी जो है ना वो अपने आप में सक्षम है। हाँ। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो रिक्शा पुलर है, हाँ। जो मजदूर है, जहाँ अभी भी कैश में ही दिया जाता है। जो आदमी 500-700 रुपए का दिहाड़ी पे काम कर रहा है, चाय की वो गुमटी अभी भी है, चाय की है। गुमटी है। चाय में तो चलो अब सब जगह आपका वो चलने लगा, लेकिन अभी भी कुछ तबका तो ऐसा है। तो देखिए कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब हो या कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वो ये नहीं कर सकता कि बस मैंने ये 100-200-500-1000 लोग देख लिए। साहब नीचे वालों को भी देखना है, यहाँ भी देखना है, हमसे ऊपर वालों को भी देखना है। आप बात को समझिए। तो 2 लाख एक ऐसा है कि आप इनकम टैक्स, अब 12 लाख तक तो इनकम टैक्स है ही नहीं, तो आपने 2 लाख दे भी दिए तो कौन सी बड़ी आफत आ गई। अब बात को समझिए। तो उन्होंने क्या किया है कि भैया, और सबसे बड़ी बात 2 लाख में आज आता क्या है, 10 ग्राम की आप एक कान की वो तो ला नहीं सकते। जिस तरह से सोना, तो अब थोड़े दिन में क्या होगा, ऐसे मिलेगा सोना, घिस लो, अच्छा सोना है। सर मैं हालत हो गई। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अभी अमृतसर में हमारी रिश्तेदारी में शादी थी, तो हमारे घर वालों ने कहा कि कुछ गोल्ड का दे देते हैं। और अच्छा, शादी तो फिर भी छोड़िए, एक हमारे जानने में बिटिया पैदा हुई, भाई उन्हें बिटिया, तो हमें ये हुआ कि क्यों ना छोटे से ईयर टॉप्स देते हैं। और जब ईयर टॉप्स की कीमत जा करके हमने पूछी तो हमारे बिल्कुल कान खड़े हो गए। तो हम भी कुछ और ही बेसिक 21,000 ही दे देते। तो वाकई में हमारे साथ में ऐसा हुआ है सर। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। आप सुन के हंसेंगे। ये बात है शायद 1995 की या 96 की, मुझे एग्जैक्ट साल ध्यान नहीं है। ज़ेन गाड़ी लॉन्च ही हुई थी, या 1 आध साल हो गया था ज़ेन कार को, जो मारुति ज़ेन है। तो दिवाली पे मारुति कंपनी ने एक स्कीम निकाली कि आप 3-3.5 लाख की ज़ेन लीजिए और हमसे एक 100 ग्राम का सिक्का ले जाइए सोने का। यानी उन्हें 50-60 हज़ार रुपये, 40,000 का डिस्काउंट ना देके 40,000 का वो सिक्का दे दिया। मारुति लिखा हुआ था उस पर, और पीछे बकायदा पैम्प का वो सिक्का था। अच्छा, ठीक है जी। तो हमने वो गाड़ी ली, दिवाली का उपलक्ष्य था, तो उन्होंने दिवाली पे खास ऑफर निकाली थी कि हम ये 100 ग्राम का सिक्का दे रहे हैं। और उस वक्त गोल्ड का रेट कुछ 4,042 रुपये था। तो 100 ग्राम का सिक्का 40,000 का हो गया, मोटा माटी।
तो 3.5 या 4 लाख की ज़ेन आती थी, तो वो 40,000 डिस्काउंट ना देके उन्होंने एक सोने का सिक्का दे दिया। हमारे पास भी था, मतलब हमने भी उस पीरियड में ज़ेन कार ली थी, मारुति ज़ेन बहुत फेमस हुई थी। अब तो बंद हो गई, अब शायद आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। वो स्टेटस सिंबल उस थी, टाइम में ज़ेन मतलब स्टेटस बहुत बड़ी गाड़ी होती थी, क्योंकि मारुति के बाद वही बड़ा वर्जन आया था। तो साहब वो गाड़ी तो हमने 2-3 साल चलाई होगी, बेच दी, शायद 4 लाख की लेके 1-2 लाख की बिक गई होगी। अभी माता जी ने वो देखा तो 100 ग्राम का सिक्का दिखा, भाई साहब आज वो 15 लाख का है। और अगर ये सोना जिस तरह से बढ़ रहा है 2 लाख का हो गया, तो वो 20 लाख का हो गया। सर, हम अपने प्रोग्राम के लगभग कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो कुछ और भी सवाल रह जाते हैं। चांदी को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि चांदी बड़ी दोमुही किस्म का मेटल है, मैं ना यहाँ सोलर पैनल सभी में जी कट शॉर्ट कर देता हूँ आपको। सोना, चांदी, स्टॉक, बिटकॉइन, क्रिप्टो, देखो साहब सबकी एक ही कहानी है। अच्छा, प्रॉपर्टी भी इसमें ही आ जाती है। जब आपकी जेब में सिक्के खनक रहे हैं और लोगों के पास पैसा है, ये सब चीज ऊपर जाएगी। जब मद्दी आ जाएगी तो ये प्लेट्यू फॉर्म करेगी, और जब मद्दी ज्यादा दिन आएगी तो ये नीचे जाएगी। ये कहानी भाई साहब आज से नहीं है, सालों साल से यही है। मैंने आपको उदाहरण दिया, सोना 6500 से वापस 4000 मैंने देखा है। आप लोगों को शायद, अगर लोग उस वक्त थे, मैं था उस वक्त मार्केट से जुड़ा हुआ, स्पेन बर्बाद हुआ, इटली बर्बाद हुआ, ग्रीस बर्बाद हुआ, पोर्तुगल बर्बाद हुआ। इसको बोलते थे पिग्स, PIGS। सोना जो हमारे यहाँ 4-5 हजार था, कूद के 16,000 पहुंच गया था। दोस्तों आप लोग पीछे जाके देख लेना, गूगल कर लेना। इसको पिग्स बोलने लगे थे। पहले पोर्तुगल बर्बाद हुआ, फिर इटली बर्बाद हुआ, फिर ग्रीस बर्बाद हुआ, फिर स्पेन बर्बाद हुआ। सोना उछल के 16,000 पहुंच गया। 16,000 से रुका ही नहीं, हर एक दो महीने में पहुंचते पहुंचते 36,000 पहुंच गया। 36,000 से गिर के 20,000 आ गया। और अगर आप लोगों को इस फिगर पे यकीन ना हो तो चांदी देख लेना दोस्तों, $50 से पहले 75 सेंट तक आ गई थी, फिर धीरे 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 50 साल लगे उसे दोबारा $50 पहुंचने में। $50 से गिर के $12 से $15 आ गई केवल एक दिन में। फिर उसे वहां से यहां आने में 10 साल लगे। तो ये तो चांदी की इनहेरिट क्वालिटी है। आप गिरते में तो साहब मेरे से राशिद भाई पूछ रहे हो कि क्या करें। जब दिवाली वाले दिन 1.5 लाख थी और 1.5 लाख से 4 लाख पहुंची, तो जितने लोग कमा के बैठे हैं वो कहीं थैंक्स नहीं बोल रहे आपको। सर देखो, अगर आप कमाओगे ना तो नुकसान भी आप ही लोगे। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द लॉसेस, डोंट गो फॉर प्रॉफिट्स। मेरा तो सीधा कहना ये है। मैं कितना ही बड़ा ज्ञाता हो जाऊं, आप कितने ही बड़े ज्ञाता हो जा रहे, हम कोई इकोनॉमी थोड़ी चला रहे हैं। आज मैं आपको बोल दूं कि साहब सोना पकड़ के रखे रहिए, आएगा रेट। अरे भाई अभी पता लगा न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, घंटा आएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, जान बचा के भाग रहे होगे, सोने का क्या करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अपने घर में दादी परदादी होंगी, उनसे सुन लेना। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया भाग के आए थे ना, वो सोना नहीं लाए थे। मेरी दादी भी कहती है हमारे पास सोने की ईंटें थी। वो क्या लेके आए थे? 4 पतीले, 2 पराते, 2 ग्लास, क्योंकि उस वक्त खाना खाना ज्यादा जरूरी था कि कल कहाँ रुकेंगे, रात कहाँ काटेंगे, तो 4 बर्तन होंगे तो भैया दाल चावल बना लेंगे। सोने की ईंटें कोई नहीं लाया, बर्तन सब लोग लेके आए थे। पूछ लेना अपने दादे परदादे से। जो जरूरत है वो उस वक्त सोना जरूरत था या जान बचानी और खाना खाना जरूरत था?